नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में। साथ ही इस क्लास में हम यह भी देखेंगे कि जो कुछ भी घटनाएं वहां पर हो रही हैं, भारत उससे कैसे प्रभावित होगा और भारत को इन सभी घटनाओं के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, भारत के लिए क्या अवसर है या क्या चुनौतियाँ हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य या आप ऐसे कह सकते हैं दिशा या दशा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण जिस तरह से हुआ है, आज भी उसी तलवार के दम पर कभी सेना, कभी लोकतंत्र, कभी वहाँ कट्टरपंथ और इन सब के बीच में ठनाठनी चलती रहती है। इसी बीच आप लोगों ने देखा भी होगा कि इमरान खान को जेल हो गई है तोशा खाने मामले में और 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और जिस जेल में उन्हें रखा गया है, उन्हें ये कहा जाता है कि यह कैदियों का कब्रगाह है। वहाँ पर जाने का मतलब यह है कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया। तो क्या वास्तव में ऐसा है? हालांकि कुछ बातें ऐसे निकल कर के आ रही हैं, जैसे लगातार जो उनके इमरान खान के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें जो अटक जेल है वहां से बाहर निकाला जाए, किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी उसको लेकर के कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। बहरहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान में अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ सकती है और यूं कहा जाए कि पाकिस्तान और ज़्यादा राजनीतिक, आर्थिक और अन्य संकटों से जूझ सकता है। इसी बीच इससे संबंधित बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है। हमारे सभी लाइव, ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्स के साथ साथ डीएलपी प्रोग्राम पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट 13 अगस्त से दिया जा रहा है, 18 अगस्त तक ये वैलिड है। आप 18 अगस्त तक इस डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें ईएमआई की सुविधा दी जा रही है। आप ईएमआई का लाभ उठा करके भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। साथ ही यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इस पर भी आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह भी फाउंडेशन कोर्स है, एज इट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है, उसके लिए यूट्यूब पर क्लासेस, क्या कुछ हमारी रणनीति रहेगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के अलग से एक कोर्स है, केवल प्रीलिम्स के लिए, आप उसे भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी की भूमिका लगातार जो हमारे एग्जामिनेशन में बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका समग्र अध्ययन किया जा रहा है और समग्र अध्ययन कराया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो कोर्स है आप उसे भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ वैकल्पिक विषय, अगर आप इतिहास और भूगोल लेना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा यहाँ अवेलेबल है, आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अधिक और जानकारी चाहिए तो आप 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपको बताएगी कि क्या कुछ कैसी सुविधाएं हैं, कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये पेपर की कटिंग है। व्हाट लाइज अहेड फॉर पाकिस्तान नाउ दैट न्यू केयर टेकर पीएम हैज़ बीन नेम्ड। अभी वहाँ के एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की घोषणा हो चुकी है। ये कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हैं ये क्या कुछ करेंगे और वहाँ पर चुनाव को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी ये कहा गया है कि वहाँ पर चुनाव तो होने वाला है और पहले से निर्धारित था कि ये चुनाव नवंबर में होगा, नवंबर 2023 में। लेकिन जब इस बात को लेकर के कहा गया कि क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है, चुनाव आयोग ने पहले ये कहा कि हमें परिसीमन करना पड़ेगा, अर्थात सीमाओं का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका सीमांकन करना पड़ेगा और उसको उस कार्य में हमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। बहरहाल ये कह दिया गया है कि 90 डेज में वहाँ पर चुनाव कराया जाए, तो उसको लेकर के बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर देखें, चर्चा में इसलिए है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है तोशा खाने मामले में, और तोशा खाने मामले के साथ साथ जो शाहबाज शरीफ थे उनका इस्तीफा हो गया है, जो प्रधानमंत्री थे। एक कार्यवाहक पीएम यहाँ पर हैं, अनवर उल हक, इनको नियुक्त किया गया है कि ये कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इनको जेल हो चुकी है और ये जो हैं अनवर उल हक
काकर ये नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब प्रमुख बिंदु ये है कि इमरान खान और सेना के बीच लगातार टकराव की स्थिति देखी गई है और दोनों का जो राजनीतिक टकराव है वो जनता के बीच में चला गया, अर्थात सार्वजनिक ये मामला हो गया। और ये सार्वजनिक मामला कुछ इस प्रकार से तुल पकड़ा कि जनता ने ये कह दिया कि कहा था ना इमरान को हाथ मत लगाना, अर्थात जनता सेना के खिलाफ ये बातें बोल रही हैं। और इस तरह की, हालांकि सेना के खिलाफ पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, ये पहला मौका नहीं है, लेकिन बात यह है कि इतने मुखर तरीके से पहली बार सेना के खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिला, वो भी इमरान खान के समर्थन में। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि सेना के खिलाफ अविश्वास होना किसी भी देश के लिए सबसे संकट वाली स्थिति या घातक स्थिति कही जा सकती है। इसका मतलब यह भी है कि सेना का राजनीतिक दखल ज़्यादा है पाकिस्तान में, जो हमेशा से भारत या विश्व के अन्य देश कहते रहे हैं, वो बातें यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं। राजनीतिक तस्वीर वहाँ पर और ज़्यादा जटिल होता जा रहा है, आर्थिक संकट का सामना कर ही रहा है और खाद्य मुद्रास्फीति वहां पर बढ़ी हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति ये है कि खाद्यान्न वस्तुएं 10 केजी आटे की कीमत वहां पर बताई गई कि कम से कम 1000 से 1500 रुपये वहां पर उतने रुपए में मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में जब भारत में बारिश हुई और उसका पानी जब भारत ने छोड़ा, तो जो उधर की नदियां हैं, अर्थात पाकिस्तान जाने वाली नदियां हैं, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति देखी गई, तो यहाँ पर भी समस्या थी। तो पहले से ही खाद्य मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट, जो उसकी नीतियाँ हैं, अर्थात कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, नए क्षेत्रों में निवेश नहीं हुआ जिससे रोजगार का सृजन हो सके, और इन सभी कारणों से वहाँ पर आर्थिक संकट भी देखा गया, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं पर वहाँ पर खर्च ज़्यादा किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं ने इन सभी संकट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले से ही खाद्यान्न संकट है ही, जो खाद्य मुद्रास्फीति है ही, और प्राकृतिक आपदाएं होने का मतलब यह है कि फसलें और बर्बाद होंगी और वहाँ पर खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्यान्न संकट और ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ जो आतंकवादी घटनाएं हैं, अभी कुछ ही समय लगातार आप देखे होंगे कि इससे पहले भी कुछ ही समय पहले वहां पर आतंकवादी घटना हुआ और आतंकवादी उस अटैक में बहुत से लोग मारे गए। 100 से अधिक लोगों के बारे में कहा गया कि वो घायल हुए हैं, बहुत से लोगों की मौत भी हुई है। तो पाकिस्तान जो खुद भी इससे पीड़ित है, अर्थात आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं करता। भारत लगातार ये कहता है कि ये इस आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। आप अमेरिका के बारे में कह सकते हैं, अमेरिका जब ओसामा बिन लादेन को पैदा करने का मतलब आतंकवादी बनाया, और वो व्यक्ति जब अमेरिका का नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है? बहरहाल मेरे ख्याल से नहीं। ये सब सारी बातें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो खाद्यान्न संकट है, प्राकृतिक आपदाएं आप देख रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं, और यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, ये सब सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पर बात किया जाए, जो शहबाज शरीफ हैं, उनकी अलोकप्रियता, जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जनता का प्रदर्शन बढ़ गया और उनको वहाँ कोर्ट से राहत भी दे दी गई। राहत दिया गया तो एक तरह से जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये कहा गया शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जीत हुई है, वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे हैं। लेकिन जब उनकी रिहाई हो गई, जब कोर्ट से उन्हें राहत मिल गया, कुछ ही समय के लिए सही, तो वो उनकी अलोकप्रियता का प्रमाण था, अर्थात उनकी लोकप्रियता कम हुई शहबाज शरीफ की। और अभी शहबाज शरीफ अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। चुनाव की बात है तो चुनाव ये कहा गया कि नवंबर तक इसे कंप्लीट कर लेना है, 90 दिनों के भीतर ये होना ज़रूरी है। इसी बीच जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शपथ लिया। केयरटेकर प्रधानमंत्री अभी आ चुके हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो इन्होंने कहा कि परिसीमन में हमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 दिनों के अंदर ये चुनाव कराने हैं। साथ ही साथ देश की बात की जाए तो संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रहा है। इसकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो लगातार इसकी असंगतता का कारण बन रही हैं और ये चक्रीय तरीके से बढ़ रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं इस आर्थिक संकट को बढ़ा रही हैं।
आर्थिक संकट को इसलिए भी बढ़ा रही हैं क्योंकि जब विश्व के कई देशों से जो इसके बहुत सहयोगी देश माने जाते हैं उन लोगों ने भी पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। आज की स्थिति ये है कि वह आईएमएफ से लोन के लिए अपील किया था, आईएमएफ उसको लोन देने के लिए तैयार भी हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ अड़चनें आ रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ भी अपना हाथ खींच सकता है। आईएमएफ हाथ इसलिए खींच सकता है क्योंकि उसका ये कहना है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करें और सुधार करने के साथ साथ यह भी कर का दायरा बढ़ाएं, इत्यादि इत्यादि बातें जो भारत के संदर्भ में 1991 में देखा गया था, वही कुछ स्थितियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। लेकिन भारत के सामने राजनीतिक संकट ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर राजनीतिक संकट और सेना का हस्तक्षेप ये देखा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं उनका टेन्योर बढ़ता है तो जो आईएमएफ का ऋण चुकाने से संबंधित जो शर्तें हैं उनको पूरा करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, और ऐसी स्थिति में फिर आईएमएफ जो शर्तें हैं या जो उसने रियायत दी है अर्थात जो सहयोग दिया है, हो सकता है कि आईएमएफ हाथ खींच ले और पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेना की भूमिका क्या है। तो सेना की भूमिका हमेशा से ही ये माना जाता है कि पाकिस्तान का जो राजनीतिक नेतृत्व है या राजनीतिक परिदृश्य है उसमें सेना का हस्तक्षेप हमेशा से रहा है। तख्ता पलट से लेकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देश में पर्दे के पीछे सेना की बड़ी भूमिका रहती है। एक तरह से सेना राजनीतिक नेतृत्व को संचालित करती है, मुहरे के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। 76 वर्षों के इतिहास में अभी तक, जब पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ, तब से लेकर के 76 वर्षों के इतिहास में ये बताया गया है और ये देखा गया है कि लगभग 3 दशक तक यहाँ पर सेना का प्रत्यक्ष रूप से शासन रहा है। अपने आप में ये बड़ी बात है। एक लोकतांत्रिक देश होने का दावा भी करता है और उसके बाद यहाँ पर उसके बावजूद सेना का यहाँ सत्ता पर कब्जा रहा है। राजनीति पर सेना का कमांड हमेशा से ही रहा है, चाहे आईएसआईएस की बात कर लिया जाए या फिर सेना की बात कर लिया जाए। इन सभी कारणों से पाकिस्तान हमेशा अस्थिर रहा है। अब ये बात आती है कि जो वहाँ पर राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, इमरान खान तो जेल में है, उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं। तो क्या कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व देखने को मिल रहा है या राजनीतिक नेतृत्व के लिए दावेदार देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर बातें हो रही है, सरकार का नेतृत्व 3 मुख्य दावेदार हैं। कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? तो यहाँ पर इमरान खान की बात की जा रही है। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। अब ये पार्टी कर सकती है, लेकिन समस्या ये है कि इमरान खान जो इसके मुख्य चेहरा हैं, मुख्य व्यक्तित्व हैं, ये खुद ही जेल में हैं। और अगर जिस जेल की बात की जा रही है, बातें अगर सही साबित होती हैं, जैसा कि यह भी कहा गया है इमरान खान की तरफ से कि जेल में मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, और धीरे धीरे जहर देने का मतलब ये है कि जल्दी ही ये अपनी स्वाभाविक मौत मर जाएंगे और कहीं कोई सबूत भी नहीं मिलेगा और इमरान खान की कहानी है वो ख़त्म हो सकती है पाकिस्तान की राजनीति से। तो इस समय इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ी हुई है। बहरहाल सज़ा की वजह से इनका थोड़ा सा जो इनकी लोकप्रियता है वो प्रभावित ज़रूर हुई है। शहबाज शरीफ की बात किया जाए तो यह मुस्लिम लीग नवाज उस पार्टी से हैं, अभी ये इस्तीफा दे चुके हैं। इनकी राजनीतिक लोकप्रियता प्रभावित हुई है क्योंकि इन्होंने जो इनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया और उससे संबंधित जो बातें हुई थी तोशाखाना मामले में, उसको लेकर के इनकी लोकप्रियता कम हुई क्योंकि इनका बाहर आना कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की जो लोकप्रियता है उसको धूमिल की है। बिलावल अली भुट्टो जरदारी की बात करें तो यह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ये जो भुट्टो साहब हैं इनको लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये उतने परिपक्व पाकिस्तान की राजनीति में नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये इन 3 में से अभी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, इनका जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, ये क्या कुछ कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए, देखने की बात होगी, भविष्य की बात होगी। बहरहाल इससे संबंधित बातों को और समझें। चुनाव से पहले उनके सामने चुनौतियां क्या हैं? तो शीर्ष चुनौतियां ये हैं कि आर्थिक स्थिरीकरण कैसे सुनिश्चित किया जाए।
आर्थिक मोर्चों पर कैसे देश को सही से संचालित किया जाए, जो खाद्य मुद्रास्फीति से लेकर के अन्य क्षेत्रों में जो समस्याएं देखी जा रही हैं उन समस्याओं का सामना कैसे किया जाए और उससे जनता को राहत कैसे दी जाए। साथ ही सामंजस्य की बात करें तो सेना जो चरमपंथ है, अर्थात एक धड़ा ऐसा है, अधिकांश धड़ों की बात करें, जो चाहता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ के हिसाब से इस देश का संचालन हो, और जो आवाम है वो चाहती है कि अधिकांश आवाम ये चाहती है कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो। लेकिन लोकतंत्र की जड़ें वहाँ पर मजबूत नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो उत्पत्ति हुई या पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभर करके आया, वो तलवार के दम पर, अर्थात प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आप लोगों ने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई किसी भी देश का निर्माण तलवार के दम पर होता है, अर्थात अगर दूसरे के हाथ में तलवार होगी, स्वाभाविक सी बात है वह सत्ता पर अपनी स्थिति या अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सेना, चरमपंथ और जनता, साथ ही साथ लोकतंत्र, जनता ये चाहती है कि लोकतंत्र स्थापित हो, कुछ अपवादों को छोड़ करके, लेकिन इन सभी के बीच जो सामंजस्य है वो बैठाना बड़ा मुश्किल काम है। सेना के प्रति अविश्वास, अर्थात जनता में सेना के प्रति अविश्वास पैदा हो चुका है, और ये कितना देर तक टिक पाएगा, सेना क्या कुछ उसको नियंत्रण में कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, ये भी भविष्य के गर्भ में है। यहाँ पर चरमपंथ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो टेम्पल्स हैं उसको तोड़ा जा रहा है, अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ जो हिंसक घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर चरमपंथ की घटनाएं बढ़ ही रही हैं लगातार। मस्जिद में और इस तरह के जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर विस्फोट की घटनाएं देखी गई हैं, अर्थात आतंकवाद की घटनाएं देखी गई हैं, जिससे जो आम आवाम है उसको क्षति पहुंच रही है। साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता इसमें बनी हुई है, क्योंकि तीनों हम लोगों ने दावेदार की बात की, तीनों दावेदारों को हमने देख लिया। साथ ही चीन का जो रण जाल है और CPEC, चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2013 में शुरू हुआ था, अर्थात जो OBOR परियोजना है उसी का एक हिस्सा है, और उसी हिस्से के रूप में आप ये देख रहे हैं कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक ये डेवलप किया जा रहा है। ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन भी यहाँ पर है। तो भारत को लेकर के, भारत इस परियोजना को लेकर के कंसर्न अपना पहले ही जाहिर कर चुका है। बहरहाल इसको लेकर के, इस परियोजना को लेकर के रण जाल में लगातार पाकिस्तान फंसता जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं उन पर अटैक, और उसको लेकर के अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जो चीन की सेना है उनकी उपस्थिति देखी गई है। तो ये भारत के, पाकिस्तान के लिए तो चिंताजनक स्थिति है ही, लेकिन भारत के लिए भी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वहाँ पर चीन की उपस्थिति हो रही है। साथ ही तालिबान का दखल लगातार हो रहा है। जब तालिबान अफगानिस्तान में आया तो ये लगा कि पाकिस्तान और ज़्यादा मजबूत होगा, पाकिस्तान में चरमपंथ मजबूत होगा। हालांकि पाकिस्तान में चरमपंथ मजबूत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो उन क्षेत्रों की बात की जा रही है जहां पर अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री निश्चित नहीं है, उन सभी क्षेत्रों में लगातार तालिबान अपना दखल दे रहा है, अर्थात घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो दोनों के बीच यहाँ टकराव की स्थितियाँ बन रही हैं। आप जो एक बलूचिस्तान क्षेत्र है उसकी बात कर सकते हैं, वहाँ भी अस्थिरता है। ठीक है, तो तालिबान का दखल और बलूचिस्तान समस्या भी देखी जा रही है। 1970 के दशक में वहाँ पर अलग राज्य बनाने की मांग हुई, उसको लेकर के अभी भी घटनाएं चल रही हैं और लगातार वो मांग अभी भी जारी है। तो ये अस्थिर क्षेत्र है। प्राकृतिक आपदाएं हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट की बात करें तो उच्च मुद्रास्फीति का स्तर यह रहा है कि वर्ष 2022 में यह बढ़ करके 24.5% तक पहुंच गया है। भारत की बात की जाए तो भारत में 4+4 ± 2 इतनी मुद्रास्फीति होती है, अर्थात मुद्रास्फीति किसी भी स्थिति में सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुद्रास्फीति 24.5% अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं और उससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यही जो स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ी हुई है, अर्थात 29% से भी अधिक मुद्रास्फीति हो गई है। तो एक ये समस्या है। उच्च ऋणग्रस्तता यहाँ पर देखा जा रहा है, अर्थात अलग अलग देशों से पहले ही पाकिस्तान ऋण ले चुका है और उनको चुकाने की स्थिति में अभी भी नहीं है। ठीक है,
कमज़ोर बाहरी स्थिति अर्थात कोई भी बाहरी देश अभी पाकिस्तान को उतना बड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना कि होना चाहिए था। तो एक बाहर की स्थिति उसकी यह भी है। खाद्य संकट, जल्दी ख़राब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी बात किया जाए तो वो लगातार उनमें जो उनकी जो कीमतें हैं वो 56% से अधिक बढ़ गई हैं। जैसे आप टमाटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि टमाटर तो आज भी भारत में भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और उसमें जो कोई ऐसी दुर्घटना अभी हुई थी, एक कहानी आप समझ सकते हैं कि एक दुर्घटना एक हाईवे पे हुआ था और उस दुर्घटना में एक ट्रक जो टमाटर लेकर के जा रहा था वो पलट गया था। पलटने के बाद मीडिया में ये खबरें आई थी कि यह अभी तक का सबसे महंगा दुर्घटना माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कमेंट में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति देखी गई। आटे की कीमत लगभग लगातार बढ़ रही है, अर्थात 1000 से 1500 रुपये में 10 केजी आटा मिल रहा है। बढ़ता आतंकवाद, तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और कोशिश वो कर रहा है कि इसी दौरान जब सरकार कमज़ोर है, अस्थिरता देखने को मिल रही है, जो इमरान खान है उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री हैं, एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री थे, उनकी अलोकप्रियता और साथ ही इन सभी अस्थिरता, इन सभी सर्कमस्टांसेस का लाभ लेते हुए वो अपनी गतिविधियों में लगातार वृद्धि कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा घातक स्थिति कहा जा सकता है। आईएमएफ से राहत पैकेज की बात करें तो आईएमएफ कुछ सुधारों के साथ इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो गया। कहा कि $3 अरब का हम पैकेज आपको दे रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, जो अस्थिरता अभी देखी जा रही है, उनके पास भुगतान संतुलन की समस्या है, अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है जिससे विदेशों से वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आयात कर सके। तो इन सभी अस्थिरता से निपटने के लिए, भुगतान संकट से निपटने के लिए आईएमएफ ने ऋण देने के लिए स्वीकृति दे दी है। बहरहाल जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, अगर इनका टेन्योर बढ़ता है तो जो मैंने बताया कि आईएमएफ अपना हाथ खींच सकता है और इससे पाकिस्तान में संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। राजनीतिक संकट की बात करें तो इमरान खान की लोकप्रियता और सेना के साथ टकराव, ये मैं बता ही चुका हूं। साथ ही शहबाज शरीफ की लोकप्रियता में भी कमी आई है। सेना, कट्टरपंथ और लोकतंत्र बहाली को लेकर के अभी भी स्थितियां साफ नहीं हैं कि कौन क्या करेगा। सेना क्या नियंत्रण में रहेगा, कट्टरपंथ क्या नियंत्रण में रहेगा और क्या लोकतंत्र की वहां पर जीत होगी, क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो होने वाला है वो वाकई लोकतांत्रिक होगा, क्या उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चुनाव बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, जनता अपना प्रतिनिधि चुन पाएगी, अगर चुन पाएगी तो केवल मुखौटा होगा या वास्तविक शासक वहां का होगा। साथ ही अब बात की भारत की होगी कि भारत को क्या खतरा है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ उस राजनीतिक संकट और आर्थिक संकट, अन्य जो संकट है पाकिस्तान में, उन सब से जनता को विमुख करने के लिए या उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसा हो सकता है कि सीमा पर तनाव बढ़ा दिया जाए। और यह विश्व के अलग अलग देशों में देखा गया है कि जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कोई ऐसी घटना की जाती है या जो राष्ट्रवाद है उसको आगे लाया जाता है जिससे कि जनता बाकी सारी चीज़ों को भूल जाए और राष्ट्रवाद के नाम पर वो सारी अपनी सुख सुविधाएं और जो अन्य समस्याएं वो भूल करके एकजुट हो जाए। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सीमा पर अपनी चौकसी भारत को बढ़ानी पड़ेगी, जिससे भारत का जो एक्सपेंडिचर है उस पर बढ़ जाएगा। तो भारत के लिए भी समस्या है। शरणार्थी संकट भी बढ़ सकता है अगर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं तो। और गदर 2 मूवी में कहा भी गया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि आज भी अगर पाकिस्तान की आवाम को इंडिया में बसने का मौका मिले तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात सच भी है क्योंकि जनता शांति चाहती है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देखा। क्षेत्रीय सुरक्षा से समझौता यहाँ पर हो सकता है क्योंकि जब इस तरह की स्थिति होगी तो पूरा जो दक्षिण एशिया है वो प्रभावित होगा। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये सभी देश शामिल हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। चीन की मौजूदगी जो पाकिस्तान में है सीपीईसी को लेकर के और जो ऋण जाल अपना लगातार बढ़ाते जा रहा है, उससे जनता भी परेशान है। साथ ही साथ
इससे भारत के लिए और ज़्यादा चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि ऋण चुकाने की स्थिति में पाकिस्तान है नहीं। और जो हम लोगों ने हम्मन टोटा श्रीलंका में देखा था कि जब श्रीलंका ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं था तो चीन ने ये कहा कि आप हम्मन टोटा बंदरगाह को 99 ईयर के लिए हमें दे दो। और अगर इस तरह की स्थिति होगी तो ग्वादर बंदरगाह पर चीन की स्थिति मजबूत हो सकती है, जो भारत के लिए हर एंगल से चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है, आर्थिक संकट बढ़ेगा, आतंकवाद और कट्टरपंथ में इससे वृद्धि होगी। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के जो संबंध हैं वो खराब हुए हैं, इसलिए इस स्थिति में और ज़्यादा दोनों के संबंध खराब हो सकते हैं। आगे बढ़ें, इससे संबंधित बातें ये हैं कि भारत के लिए क्या ये अवसर है, भारत क्या कर सकता है। तो भारत कूटनीतिक फायदा उठा सकता है क्षेत्रीय सुरक्षा के नाम पर। राजनीतिक स्थिति में सुधार करने का भारत के सामने मौका है कि भारत भाईचारे का संदेश देते हुए इस स्थिति में सुधार के लिए भारत के सामने पाकिस्तान के समक्ष प्रस्ताव रख सकता है या पाकिस्तान से इस मोर्चे पर बात कर सकता है और वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि बात अगर की जाए तो किससे की जाए? क्या कोई एक चेहरा है या कोई एक ऐसा व्यक्ति? अगर आप बात करते हैं तो किसी नेता से बात करते हैं, तो नेता कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी सभी बातें माने। नागालैंड में भारत में बात करें तो जो नागालैंड है वहाँ पर भी समझौता नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से वो फुल फ्लैश में नहीं आ पा रहा है। भारत के सामने समस्या ही यही है कि एक गुट से भारत सरकार अगर समझौता करती है, शांति बहाली का प्रयास करती है, दूसरा गुट अपनी बातों को लेकर के सामने आ जाता है कि हम इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब वो टेबल पर आता है, समझौते की टेबल पर आता है, तीसरा संगठन उस बात को नहीं मानता है। कुछ वही स्थिति पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। भारत क्या सेना से समझौता करे? क्या वास्तविक मुखिया सेना है, चरमपंथ है, या फिर वहाँ का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व है? तो भारत के सामने यह भी समस्या है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर सकता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। भारत ऐसा कर सकता है। भारत के साथ सहयोग करने के लिए अपील कर सकता है कि जो पाकिस्तान इस अस्थिरता से गुजर रहा है, इस संकट से गुजर रहा है, दरअसल भारत का सहयोग करना चाहिए और भारत इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। क्षेत्रीय शक्ति जो प्रेषित है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय शक्तियां इस क्षेत्र में और काम कर सकती हैं और इस संकट का समाधान हो सकता है। पाकिस्तान की घरेलू जो अशांति है, भारत उसका पक्षधर कतई नहीं है। भारत ये चाहता है कि यहाँ पर शांति स्थापित हो और इसके लिए भारत हमेशा प्रयास करता रहा है। भारत ये चाहता है कि यहाँ पर शांति स्थापित हो। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और भारत का संभावित दृष्टिकोण क्या हो सकता है? तो भारत क्या कर सकता है? राजनीतिक चैनल बनाए रखे, अर्थात राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के मध्य वार्ताएं चलती रहें और उन सभी संभावनाओं की तलाश की जाए जहां पर दोनों देशों के मध्य सामंजस्य हो सके और इन सभी जो सहयोग है उनको आगे बढ़ाया जा सके। क्षेत्रीय संबंध बनाए रखे, देशों के साथ कोऑपरेशन करता रहे, आर्थिक विकास पर भारत जोर देता रहे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो इसका लाभ होगा और इस दिशा में दोनों के संबंध और बेहतर हो सकते हैं। भारत को चाहिए कि अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसे बढ़ा करके और इस दिशा में दोनों देशों के संबंधों को और दुरुस्त करे। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उससे बातचीत करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि दोनों देशों के मध्य संबंध और मजबूत हों और इस समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए संचार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। शांतिपूर्ण समाधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत को चाहिए कि जो एनजीओ हैं इस दिशा में काम करने वाले हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनसे सहयोग कर सकता है। साथ ही जो नागरिक समाज है उनके साथ भी सहयोग करके इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से जाते जाते एक गुजारिश ये है कि आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।